नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस डायलॉग में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत सरीन जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सुशांत जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया संजय जी फॉर कॉलिंग मी। जयपुर डायलॉग्स फ्रॉम डाउन अंडर। डाउन और अंडर तो ठीक है, लेकिन आप वहां पर गर्मियां मनाने गए हुए थे और सुना है कि आप सर्दियों में फंस गए हैं वहां पर। हाँ, अभी तक तो थोड़ी-सी समस्या है, इस तरह की चल रही है। लेकिन गर्मियाँ तो अभी भारत में हो रखी हैं, क्योंकि एक तरफ आपके भारत के पश्चिम में एक नया पप्पू एक्टिव हो गया है। हम तो हमारे पप्पू से ही परेशान थे, पाकिस्तान में भी एक पप्पू पैदा हो गया है। और हमारे जो लल्लू चाचा हैं, जो उत्तर में हैं, यानी चीन वाले शी जिनपिंग जी, वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो ये जो दोनों एक्टिविटी एक साथ हुई हैं, आप इनमें कोई सामंजस्य देखते हैं कि आप मानते हैं कि पप्पू तो अपने तरह से ही चलेगा और लल्लू तो अपने तरह से ही चलेगा? संजय जी, कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। अ, तो मैं इसको कोऑर्डिनेटेड तो नहीं मानता, लेकिन दोनों की अपनी अपनी शायद मजबूरियां जरूर हैं। चीन के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हो गए, और हमने अक्सर ये देखा है कि जब कोई भी नेता बिल्कुल अपनी पावर की चरम सीमा में पहुंच जाए तो वहां से उसका पतन शुरू होता है। और शायद शी जिनपिंग का भी यही हाल है, क्योंकि जो पार्टी कांग्रेस के बाद जिस तरीके का उनकी डोमिनेशन इस्टेब्लिश हो गई थी, और उसके इतनी जल्दी ये हालात जो चीन में पैदा हुए, जिस तरीके की डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखी, ये मेरे ख्याल तियाननमेन स्क्वायर के बाद इस तरीके की डेमोन्स्ट्रेशन और इतनी व्यापक हमने कभी नहीं देखी थी चीन में। और एक गुस्सा भी है, रोष भी है, ऊपर से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो चीनी वैक्सीन था, वो जैसे चीनी सामान होता है तो चीनी वैक्सीन भी चीनी सामान की तरह ही था। सस्ता तो था, ना सुंदर था, ना टिकाऊ रहा। और अब उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो वैक्सीन तो टोटल फेल है उनका, और वो डड निकला है। कुछ समय के लिए तो वो कारगर होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। और अब उनके लिए जो फियर है, ये जो इतना स्ट्रांग उनने कोविड का अपना रिस्पांस किया है, जीरो कोविड वाला, वो इसलिए किया है कि अगर वो थोड़ी सी भी छूट देते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड करने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। और सुनने में ये आ रहा है कि वो अमरीकियों से भी बात कर रहे हैं, जो अमरीकी वैक्सीन है उसके लिए, फाइजर वाला जो वैक्सीन है, खैर वो भी कोई बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित हुआ, लेकिन उसकर उसके ऊपर भी बातचीत उनकी चल रही है। तो और उसके साथ साथ उनको जो खौफ है वो ये है कि अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड कर गई और काफी लोग कैजुअलिटी हो गए, तो फिर एक तो उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, और दूसरा जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑलरेडी हो रहा है। अब कुछ अनुमान है कि चीन की इकोनॉमी जो है वो शायद 2-2.5% पे ग्रो करेगी इस साल। और अगर 2-2.5% पे करती है तो ये तो आप वापस प्री 1979 वाला जो पीरियड था, या 1989 वाला, आप उसमें चले गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा धचका है इनके लिए। तो वहां पर ये मजबूरी है, प्लस ताइवान के ऊपर बहुत शोर मचाया, कुछ कर नहीं पाए, तो फिर ये समझा कि भाई भारत के साथ ही कुछ उंगलबाजी कर ले। तो ये तो उनकी वहां पर चीन का जहां तक तल्लक है। पाकिस्तान का भी अपनी उनका एक प्रॉब्लम है। अ, एक नई हुकूमत आई है पाकिस्तान में, जैसे आपको पता होगा, नवंबर में। क्योंकि जो असली हुकूमत है वो तो फौज की हुकूमत होती है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और जब से वो हुकूमत आई है, अगर आप देखें तो जिस तरीके के बयानात पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो शायद आपको ये अंदेशा देती है कि, या एक डायरेक्शन देती है कि जो नई पाकिस्तान की हुकूमत है उसका रवैया भारत की तरफ क्या रहेगा। उसमें और पेचीदगियां हैं, वो हम उस पे बाद में आ जाएंगे। लेकिन जो सो कॉल्ड सिविलियन सरकार है, जिसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, उर्फ बिल्लो रानी उर्फ पप्पू समझते हैं अपने आप को, अ, उनका जो रिएक्शन है वो शायद अपना भी है, उनकी विरासत भी यही रही है। उसके नाना ने बहुत बकवास की थी, उसकी माँ ने बहुत बकवास की,
उसकी माँ को तो लोग या हमारी तो हिंदुस्तान में तो जो मेमोरीज हैं वो जो होती है ना गोल्ड फिश, उसकी मेमोरीज हैं। तो हमारे यहाँ तो लोग भूल जाते हैं कि भाई उसकी माँ ने क्या बोला, क्योंकि वो एक महिला थी और प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की। तो हमारे यहाँ पर तो, और अंग्रेजी अच्छी बोलती थी, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की थी, तो अंग्रेजी अच्छी बोलती थी। तो हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि वो भारत के प्रति वो पीस चाहती थी, नॉर्मलाइजेशन चाहती थी, अमन और चैन से रहना चाहती थी। वो बिल्कुल बकवास बात है, वो अटर नॉनसेंस। उसने जितना फौज के नीचे जितना वो लगी, शायद ही पाकिस्तान में कोई लगा है, पहली बात। दूसरी चीज, जितना जहर भारत के खिलाफ उसने घोला है, उस औरत ने, किसी ने और ने नहीं घोला। तो हमारे यहाँ पर तो ये है, लेकिन हम 1000 साल की गुलामी का एक ये भी प्रॉब्लम रहता है कि फिर आपका दिमाग भी उसी हिसाब से काम करता है। तो हमारे यहाँ पर तो जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं नहीं, देखिए ये लोग तो चाहते थे पीस, ये सिविलियन हैं, ये तो पीस चाहते हैं। लिटिल रियलाइजिंग के पाकिस्तान में सिविलियन और फौज के बीच में जहां तक भारत की तरफ नफरत है या हिंदुओं की तरफ नफरत है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारे यहाँ पर तो वो चलते रहता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर लोग, कि जी इसकी माँ तो बड़ा अच्छा चाहती थी, लेकिन ये दूसरी लाइन लाइन पे चल रहा है। इसके नाने ने भी वही किया। बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ उसमें वो मुलव्विस था। उसके बाद जो बलोचों के साथ हुआ उसमें वो मुलव्विस था। डेमोक्रेसी के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं था, जुल्फिकार अली भुट्टो का। तो वो जब टंगा, वो भी एक कत्ल के केस में टंगा और वो भी ठीक था। अ, इसकी माँ को मारा गया, तो जिन लोगों को उसने जन्म दिया था, सिर्फ बिलावल को ही तो नहीं दिया था ना जन्म, उसने तो तालिबान को भी जन्म दिया था, क्योंकि तालिबान का गठन तो उसके राज में हुआ था ना। तो उन्होंने उसको मार दिया, अपनी माँ को। तो वो भी ठीक है, तो कोई शहीद वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। और एक पावर स्ट्रगल था मुशर्रफ के साथ, तो उसके तहत उसको उसका कत्ल हुआ। तो ये इसका बैकग्राउंड ये है बिलावल भुट्टो का और इसकी पार्टी का। इसकी पार्टी अपने आप को बड़ी लिबरल और प्रोग्रेसिव समझती है, लेकिन इसकी पार्टी जो है, जितना हिंदुओं के खिलाफ जो दमन होता है और जो रिलीजियस परसिक्यूशन है, अ, वो ये लोग करते हैं। सिंध में सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में या जो पश्तून है, वो तो ये नहीं करते इतना, इस लेवल का। जिस लेवल का ये करते हैं, तो टॉर्चर करते हैं लोगों को। और फोर्सिबल कन्वर्जन का जो सारा का सारा सिलसिला है, वो तो इनके यहाँ पर है, सिंध में। जहां पर ये बोलते हैं हम तो जी बड़े सूफी वूफी हैं, पता नहीं कहाँ के सूफी हैं ये। लेकिन तो ये इसका बैकग्राउंड ये है, इसका घटिया आदमी का। और माँ बाप दोनों चोर थे, लेजेंडरी। तो वो चोरी का पैसा है, तो एंड भी वही है जो होती है कि जी हमारा परिवार ये था। क्या है इनका परिवार? घटिया सा परिवार था, छोटे मोटे जमींदार थे, अपने आप को बड़े हीरो समझते हैं। तो ठीक है, वो भी हीरोपंती निकल जाएगी, इसकी भी निकल जाएगी, जैसे नाने और माँ की निकली है, इसकी भी निकल जाएगी किसी ना किसी दिन। तो ये है इसका सिलसिला। लेकिन इनकी राजनीति भी है उसमें, कि एक तरह से ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमसे बड़ा पाकिस्तानी राष्ट्रवादी कोई नहीं है। और पाकिस्तान में राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है कि हिंदुस्तान को गाली दो, मोदी को गाली दो, आरएसएस को गाली दो, तो आप बहुत बड़े इस्लामिस्ट भी बन जाते हैं और राष्ट्रवादी भी बन जाते हैं। तो वो इन्होंने किया और ये समझा कि जैसे इमरान खान की बड़ी एक लोकप्रियता हुई है, वैसी इनकी हो जाएगी हिंदुस्तान को गाली दे करके। तो ये कोशिश कर ली है इन्होंने। अब पता लग जाएगा। देखिए, पार्टी तो ये रीजनल भी नहीं है, अब तो सब रीजनल पार्टी हो गई है, क्योंकि सिंध में भी इनका वर्चस्व सिर्फ जो सिंधी बहुल एरिया है उसी में है। कराची और हैदराबाद और सक्कर में भी इनकी कोई बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। तो सब रीजनल पार्टी है, वो अपनी भभूति बचाने की कोशिश है, फौज के साथ सटने की कोशिश है। तो इनका तो ये वतीरा है। बाकी इनको पता लग जाएगा कि फौज के साथ ज्यादा सटो तो उससे कोई फायदा नहीं होता। जब फौज ने आपके पिछवाड़े पे लात मार के निकालना हो, तो वो निकाल देती है आपको। वो इमरान खान से साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो इमरान खान के साथ तो वही हो रहा है ना, उसको तो पिछवाड़े पे अभी पड़ी है, अभी तो पड़नी है और थोड़ी सी लात उसको। लेकिन इनके भी पड़ेगी। तो वो तो मतलब कि वो तो लाजमी है ना, वो तो होना ही होना है।
तो ठीक है, कुछ समय लग सकता है उसमें, लेकिन होगा तो वो। हाँ, लेकिन क्योंकि इसको पाकिस्तान का पप्पू, या आपने जो नाम बताया बिल्लो रानी जो है, अ, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। वैसे भी बेचारा उर्दू भी जो है वो हमारी आंटियों वाले अंग्रेजी एक्सेंट में बोलता संजय है। जी, आपको नहीं थी, मुझे नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो हिंदुस्तान में ये मानते हैं कि अगर आप अंग्रेजी एक अच्छे एक्सेंट में बात करें तो आप में बड़ी अकल होती है। और देखिए, इसमें अकल वकल तो क्या है वो तो पता लग ही गया हमारे को सबको। क्योंकि जब हिंदुओं के खिलाफ जो दमन होता है, जब छोटी छोटी लड़कियों को, 10 साल की 12 साल की लड़कियों को अगवा किया जाता है, रेप किया जाता है, अ, जो अपने आप को बहुत बड़े इस्लाम के अलंबरदार समझते हैं उनके थ्रू, तो आपने कभी सुना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बात की हो, या उसका उसका उसको कंडेम किया हो, या उसके खिलाफ कोई महाज खोड़ा हो, या जो इनकी सरकार है उसका इस्तेमाल करके लोगों को न्याय दिलवाया हो? आपने कभी सुना है? तो ये तो इनकी अपब्रिंगिंग है, ये इनकी बैकग्राउंड है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि अंग्रेजी अच्छी बोलता है, तो ठीक है, सब ऑल वेरी वेल। आपके यहाँ पर उस तरीके का आपका भी तो तबका है ना, जो जो इसको एक पैरामीटर बना करके आगे चलता है। वो अमन की आशा वाली आंटियाँ भी तो हैं ना, उनको तो बहुत हाँ, अच्छा बिल्कुल, लगता है हमारा पप्पू। बिल्कुल, उनको हर तरह के पप्पू अच्छे लगते हैं, हिंदुस्तान का बिल्कुल, पप्पू हो चाहे पाकिस्तान का पप्पू हो। बेशक। लेकिन एक अभी एक समय एक ट्वीट जो है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इस समय मैं देख रहा हूँ, और वो 15 अगस्त 2021 के तुरंत बाद एक पाकिस्तान के किसी डिफेंस फोरम का है कि नाउ वी हैव सिक्योर्ड द वेस्ट, नाउ टाइम टू फोकस ऑन द ईस्ट। क्या कहेंगे आप? देखिए, डेल्यूजन्स हैं इनकी। अ, संजय जी, हम में से कुछ लोग जो इस चीज को हॉबी की तरह नहीं ट्रीट करते, लेकिन इसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग तो काफी अरसे से बोल रहे थे कि देखिए, ये जो तालिबान वाला जो सारा का सारा फिनोमिना है, वो जन्म तो बेनजीर भुट्टो और नसीरुल्लाह बाबर ने दिया था, और पाकिस्तान की फौज ने उसको मिडवाइफ किया था और उसको पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन ये जो फिनोमिना है, ये पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा, और वो हो रहा है। और वो होना था। हम लोग में से बहुत लोगों ने पहले ही बोला था कि देखिए, एक एक जो तालिबान का अपना जो लॉजिक है, एक आइडियोलॉजिकल लॉजिक, एक तो वो है, और दूसरा एक अफगानिस्तान का एक अपना लॉजिक है। हाँ, और उसमें पाकिस्तान और पंजाबियों का एक बहुत बड़ा अमल दखल रहता है। अ, पंजाबियों से बड़ा बेवकूफ, खास तौर पर जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, उनसे मेरे को नहीं लगता आपको और कोई कौम मिलेगी। और वो ये समझते हैं कि ये दमन कर सकते हैं लोगों का, ये उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, और ये इन्होंने किया है। इन्होंने बंगाल में किया, इन्होंने सिंधियों के साथ किया, इन्होंने बलोचों के साथ किया, अब पश्तूनों के साथ कर रहे हैं। अ, अब ये जब भी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, तो अफगान जो हैं उनका एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो जब 2021 में 15 अगस्त के दिन, जब ये, वो तो आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कमेंट्री आई पाकिस्तान के अंदर कि हम तो फतह हो गए हैं, हमारी फतह हुई है। और हमारे यहाँ पर जो है, जिनकी हॉबी है अफगानिस्तान, कभी उसको स्टडी नहीं किया, कभी फिनोमिना नहीं स्टडी किया, उनके यहाँ पर एक बड़ी डिप्रेशन हो गई थी कि हिंदुस्तान तो हार गया, हिंदुस्तान वहां से बाहर हो गया। मैं उस समय भी आर्ग्यू ये करता था कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम बाहर हो गए हैं, शायद 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल हम बाहर रहेंगे। लेकिन जो लॉजिक है उस सिचुएशन का, जो डायलेक्टिक्स है उसके, वो ये है कि कभी ना कभी पाकिस्तान विल ट्राई एंड एक्ट लाइक बिग ब्रदर इन अफगानिस्तान, और उसके बाद एक रिएक्शन आएगा। और जो भी अफगानिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, जब मुजाहिदीन आए थे 1990 92 में, 1992 में,
तब भी भारत, खैर वहां पर उस समय एक एम्बेसी तो थी भारत की, लेकिन बेसिकली डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वर्चुअली जीरो हो गई थी। लेकिन वही मुजाहिदीन ने भारत के लिए आउटरीच किया जब उनकी पाकिस्तान से मनमुटाव हुआ, तो उन्होंने भारत को एक आउटरीच किया। वही लॉजिक अब भी अप्लाई करेगा कि जैसे इनके पाकिस्तान के साथ झगड़े होंगे, ये तमाम चीजें होंगी, तो ये भारत के साथ इनका एक आउटरीच होगा। एक नेचुरल प्रोसेस है वो। और वो आपको कुछ हद तक अब नजर आना शुरू हो गया है। अब वो उसमें भारत कितना आगे जाने को तैयार है नहीं है, और उसमें हमारी भी पेचीदगियां होंगी। क्या हम तालिबान के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं? हमारे लिए ज्यादा खतरा क्या है? पाकिस्तान है, तालिबान है? क्या हम तालिबान का इस्तेमाल करें पाकिस्तान के लिए दिक्कतें करने के लिए, ना करें? मेरे ख्याल यहाँ पर उस पर अभी कोई ठोस राय नहीं है। तो वैसे हंगामा तो शुरू हो ही गया है, नहीं नहीं, वो तो होगा ना, वो रोजाना तो अभी लाशें गिर रही बढ़ना है। हैं पाकिस्तानियों की वेस्टर्न बॉर्डर सर पे वो अभी उनकी। शुरुआत है सिर्फ, वो तो अभी बात आगे बहुत बढ़नी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जैसे आपके वामपंथी अक्सर ये नारा लगाते हैं। तो यहाँ पर तो अभी अंगड़ाई है, अभी तो और बहुत लड़ाई है। तो ये तो अभी बढ़ेगी। अब उस लड़ाई में हम कोई हिस्सा भी डालेंगे नहीं डालेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अफगान जो है वो एक आउटरीच होगा भारत की तरफ, इट्स लाजमी है, इट्स अ नेचुरल थिंग। और दूसरा लॉजिक पश्तूनों का अपना है। तो ये दोनों चीजें आएंगी पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए अगर ये समझ रहे हैं कि इनकी बहुत बड़े फतेह हो गई है, तो इनको अभी उसका पता लग जाएगा कि वो कितनी फतेह हुई है नहीं हुई। तो एक तो ये फैक्टर है। तो ये जो ये वो समझ रहे थे कि अब हमको ईस्ट में कंसंट्रेट करना है, ईस्ट में भी कंसंट्रेट करके देख लें भारत के साथ। देखिए, जंग अगर करनी होती है ना संजय जी, तो उसके लिए आपकी जो ट्रेजरी है ना, उसमें पैसा होना चाहिए। आपके घर में बिल्कुल। दाने होने चाहिए, आपको भीख मंगानी होना चाहिए। जंग जो होती है, युद्ध आप भीख मंगा बन के नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है ना? जितनी एक्सपेंसिव होती है युद्ध करना, कोई सस्ता काम नहीं है। और जो सस्ता युद्ध होता है ना, जो पाकिस्तानी अभी तक करते आए हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ता है, और वो भी बहुत महंगा होता है। वो पाकिस्तानियों ने देख लिया है, जब ये जाते हैं ना, वो कैविटी सर्च होती है। आप ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, तो आप तो अपना पासपोर्ट दिखाया होगा, उस पर ठप्पा लगवाया होगा, आप अंदर चले गए होंगे। पाकिस्तानी जाते हैं, उनको साइड पे करके कैविटी सर्च होती है। सारे अंदर बाहर सब जगह एग्जामिन करते हैं, ये दहशतगर्द आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। दुनिया में इनके पासपोर्ट की वैल्यू जो है, शायद अफगान पासपोर्ट से एक दो, या सोमालिया, अफगानिस्तान, उस लेवल का इनका पासपोर्ट की वैल्यू है। आई थिंक सोमालिया भी इनसे आ गया आजकल। तो हम्म। ये जो सस्ता युद्ध इन्होंने लड़ा है ना अफगानिस्तान में और भारत में, ये उसका खामियाजा है, ये उसका प्राइज है। कोई इनके यहां पर जाता नहीं है, दहशतगर्दी का माहौल है। तो ये एक कोई सस्ता युद्ध नहीं होता। वो ऐसे लगता है आपको कि सस्ता है, जैसे अब आप चीनी माल अगर लें, तो आपको लगता है कि बड़ा बड़ा सस्ता माल ले लिया, फिर उसके बाद 4 बारी और लेना पड़ता है वो माल, तो वो उतने का ही पड़ता है जितने का आप कोई अच्छा माल ले लेते, और हरासमेंट अलग होती है। तो ये सस्ता युद्ध कुछ नहीं होता, युद्ध हरदम महंगा होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो भारत के साथ एक तो अगर ये युद्ध वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो भी बहुत महंगी बात होती है। तो वो इनकी औकात नहीं है अभी। ये दिखाएंगे कि हमारी औकात है। ये भारत को ये चिताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, आप ये मत समझिए कि हम लमलेट हो गए हैं, हम अभी भी खड़े हुए हैं वहीं पे। ये कोशिश ही करेंगे। मैं पंजाबी हूं, तो मुझे पता है पंजाबियों का सोच कैसी होती है। ये दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक चपेट पड़ गई ना इनको अच्छी सॉलिड, तो फिर ये दब भी जाएंगे। तो ये अब हम्म। हमारे ऊपर है, हम चपेट मारते हैं कि नहीं मारते इनको। छितर बेटर है, चपेट से अच्छा है छितर लगाओ ना इनको, तो ये अकल आ जाएगी इनको। तो आपको पंजाबियों की साइक भी समझनी चाहिए, खास तौर पर वो पंजाबी जो वहां पर हैं, उस साइड के जो है। अ, तो तो ये कोशिशें जरूर करेंगे, लेकिन इनको भी पता है, जिनको थोड़ी सी भी अकल है, कि आपके जिस तरीके के आर्थिक हालात हैं,
उसमें आपकी औकात नहीं है कुछ करने की। तो वो भड़क मारेंगे अपनी अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस को प्लीज करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं संजय जी, ये जो है ना जी। डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। अब हमारे यहां पर बहुत सारे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं ये बोल तो देते हैं जी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसका उसको जरा लॉजिकली एग्जामिन अगर करेंगे ना इस स्टेटमेंट को, तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये है कि अगर डोमेस्टिक ऑडियंस आपकी इससे प्रभावित होती है कि आप भारत के खिलाफ कितनी नफरत फैलाते हैं, तो उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि आपकी डोमेस्टिक जो पब्लिक ओपिनियन है वो भारत से नफरत में इन्वेस्टेड है। और हाँ अक्सर हाँ, जब हम वो ये तो है। कहते हैं ना कि डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, हम ये बात भूल जाते हैं। और ये बात हमारे को याद रखनी चाहिए, जो जब हमारे यहाँ पर ये बोला जाता है ना, नहीं, ये तो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है। वो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इसलिए है क्योंकि वो पॉलिटिकली पॉपुलर चीज है, उस पर आपको वोट मिलते हैं, उस पर आपकी वो सियासत तो चमक। उनका पूरा एजुकेशन डॉक्ट्रिन उसी के ऊपर आधारित है, उनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन उसी के ऊपर आधारित है। बिल्कुल। उनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो आपके ब्रिगेडियर मलिक ने जो लिखा हुआ है, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, जिसको मैंने कई जर्नैल साहबान से पूछा भारत के, तो हमारे यहाँ उसको पढ़ाया नहीं जाता है सेक्युलरिज्म के चक्कर में, लेकिन उनके यहाँ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना, वो तो उनकी हाँ काकुल हाँ हाँ। एकेडमी का अरे वो उनके काकुल सिलेबस का एकेडमी हिस्सा है। छोड़िए ना उन। अरे आप कहाँ काकुल एकेडमी चले गए, वो तो जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से उनको उसको इंडोक्ट्रिनेशन शुरू कर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको और मतलब अब हमारे यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरा आदमी आपको बोल रहा है कि आप मेरे दुश्मन हो, आप मेरे अजली हाँ। दुश्मन हो। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं 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 यार ऐसे नहीं, मैं तो आपका भाई हूं। अरे यार वो कह रहा है आपको कि मैं दुश्मन हूं, आपको मारना चाहता हूं, आप काफिर हैं। आपके लिए एक ही सजा है, या तो आप कन्वर्ट करें या मैं आपका कत्ल कर दूं। आप बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो आपके साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो कर ले यार, फिर वही जो 1000 साल से करते आए हैं वो कर ले आगे, और 1000 साल कर ले, क्या फर्क पड़ता एक चीज और अभी देखने में आई कि इस सारे गड़बड़ झाले में खैर जो हमारे पप्पू ने जो भारत के प्रधानमंत्री को बुचर ऑफ गुजरात का, तो वो तो किसी भी फॉरेन मिनिस्टर के लिए एक एक नया अनसिविलाइज्ड एक न्यू लो है, वो तो अलग बात है। लेकिन साथ में ये देखने में आ रहा है कि ईरान में, चाहे अफगानिस्तान में और चाहे पाकिस्तान में, खुद चीन के खिलाफ माहौल पैदा हो रहा है, और इनके लोग जो है, जैसे अफगानिस्तान में चाइनीज एम्बेसी या चाइनीज होटल के ऊपर हमला हो गया, आपके बलूचिस्तान में और पख्तूनिस्तान में लगातार चाइनीज टारगेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, और उधर ईरान जो है उसके यहाँ भी जो उनका ऑफिशियल न्यूज़पेपर है वो चाइना के खिलाफ ऑप एड लिख रहा है, जो कि नई बात है क्योंकि ईरान और चाइना तो काफ़ी इस वक्त तक अच्छे चल रहे थे। तो ये जो इनका स्पिन ऑफ है, ये चाइना के साथ में कैसे एक प्ले आउट करेगा? मेरे ख्याल हर एक इन तीनों कंट्रीज में जो डायनेमिक है वो अलग अलग है थोड़ा थोड़ा। देखिए पाकिस्तान में जो चीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं वो बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो छोटी कौमें हैं पाकिस्तान की, बलोच हुए, सिंधी हुए, पश्तून हुए, मुहाजिर हुए, ये एक्सटेंशन है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। जो पंजाबी कॉलोनिस्ट है, पाकिस्तान को जिसने कॉलोनाइज किया हुआ है पंजाबी ने, उनका सोचना यह है कि यार अभी तक तो 75 साल से हमारे को पंजाबियों ने दमन किया हुआ है, अब ये एक और ताकत को ले आए हैं यहाँ पर जो उससे ज्यादा हमारा दमन करेगी, हमारे रिसोर्सेस को चोरी करेगी, हमारे साथ तरह तरह का एक बड़ा रेसिस्ट व्यवहार रहेगा। तो ऑलरेडी हम तो पंजाबियों के साथ जूझ रहे थे, अब हमारे को और चीनियों के साथ भी जूझना पड़ेगा, तो इनको यहीं पे खत्म करो। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो वो वाला रिएक्शन है। प्लस पाकिस्तान के अंदर जो रोमांस था कुछ हद तक वो भी खत्म हो गया चीन का, क्योंकि अब इनको भी पता लग रहा है कि यार चीनी मुफ्त में कुछ नहीं करते, खूब अपना पैसा झकाते हैं आपसे, मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलता।
अफगानिस्तान के अंदर एक कंपटीशन भी है एक लिहाज से। चीनी वहां पर जाके पैसा वैसा तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है वो पैसा डूब ही जाएगा। जैसे पाकिस्तान में पैसा डूब रहा है उनका, वैसे ही चीन वहां अफगानिस्तान में भी डूबेगा। लेकिन वहां पर एक कंपटीशन है कि इस्लाम का बड़ा अलंबरदार कौन है। क्या वो इस्लामिक स्टेट वाले लोग होंगे या वो तालिबान होंगे। और वहां पर जो चीन में जिस तरीके का एक जेनोसाइड चल रहा है मुसलमानों का, वो एक मुद्दा बन रहा है अफगानिस्तान के अंदर। खासतौर पर जो इस्लामिक स्टेट के लोग हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा उनका तो सारे प्रोपेगेंडा में चीन का एक हिस्सा रहता है कि चीन किस तरीके से दमन। और वो जब इनके ऊपर अटैक करते हैं तो ये फिर तालिबान के लिए मुश्किल हो जाती है ये डिफेंड करना कि चीनी वहां पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के अंदर भी जब चीनियों ने इनको शुरू में बोला कि भाई, जब तालिबान की सरकार आ गई तो चीनियों ने इनको बोला कि भाई आप कुछ कदम उठाइए और इस मामले को एड्रेस करिए। जो चीनी आतंकवादी आपके यहाँ पर पनाहगज़ीर हैं, आपके साथ वो रहे हैं, तो उनको आप एड्रेस करिए। तो तालिबान ने जो चीन को नसीहत दी उस समय, वो ये थी कि भाई हम देखिए, हमारी एक लिमिटेशन है, हम क्या कर सकते हैं। हम इतना तो कर सकते हैं कि वो आपकी जो सरहदी एरियाज हैं वहां से उनको रीलोकेट कर देंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारी नसीहत आपको ये है कि आप इनसे डायरेक्टली बात करें और आप अपने मामले जो हैं बातचीत करके इनसे सुलझाएं। अब ये तालिबान चीनियों को नसीहत दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि शी जिनपिंग ये नसीहत लेगा क्या? तो वहां पर एक मनमुटाव है। लेकिन तालिबान को ये पता है कि हम बियॉन्ड अ पॉइंट, हम चीन के साथ नहीं जा सकते उन लोगों के खिलाफ जो ना सिर्फ हमारे साथ रहे हैं लेकिन मुसलमान हैं। तो वहां पर ये डायनामिक आ रहा है। ईरान में जो डायनामिक आ रहा है वो भी शायद कुछ हद तक सिमिलर है। अब शायद वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अटेंशन को। जो जो ईरान के अंदर हालात बन गए हैं, उससे वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीन की तरफ कि भाई हम चीन के खिलाफ, हम तो जैसे भारत के खिलाफ हमने कश्मीर को लेकर के हमने एक मुद्दा बनाया हुआ है, तो वैसे ही हम चीन के खिलाफ, हम तो हर एक जगह जहां पर मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है, महाज खुला हुआ है, वहां पर हम लोग अपना हिस्सा डालते हैं। ईरानियों का गेम वो वाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं कल ईरानियों को भी कहीं ना कहीं ये आई थिंक ये सिग्नल देना पड़ेगा कि यार बस बहुत हो गया। अब आप, यू आर नॉट वो पर्शियन एम्पायर वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, उसको प्लीज त्याग दीजिए। थर्ड रेट से आपका देश है, अगर तेल ना हो आपके पास तो कुछ भी नहीं है आपके पास। ठीक है ना? तो आप प्लीज अपने आप को अपनी औकात में रखें, उससे ज्यादा ना बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन हमारे यहाँ पर फिर वही है कि जी सदियों से हमारे कल्चरल और सिविलाइजेशनल, कौन सी सिविलाइजेशनल कांटेक्ट है भाई आपका अफगानिस्तान के साथ? कि हम नादिर तो शाह आता था, आपका कत्लेआम करके आपको लूट खसोट करके वापस चले जाता था। ये आपका सिविलाइजेशनल कांटेक्ट है उनके साथ? हिस्टोरिकल कांटेक्ट कौन सा हिस्टोरिकल कांटेक्ट है यार, कोई बताए मुझे। हमने लगा हुआ है यहाँ पर एक हमारा एक आपकी जो कम्युनिटी है ब्यूरोक्रेट्स की, उन्होंने ये बनाया हुआ है, इसी को हम लोग फ्लॉक करते रहते हैं। एक आप लोगों ने जितना डैमेज किया ना इस देश को, किसी और ने नहीं किया सीरियसली। देखिए, अपीज़मेंट तो हमारी हाई पॉलिसी है। हम तो कतर के सामने भी झुक जाते हैं, हाँ, अगर हम तो मुफ्ती हर एक शर्मा को जगह सस्पेंड कर दो तो। हमारा तो यही है, स्टूप टू कॉन्कर द वर्ल्ड वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए आते हैं हमें चाइना के हम ऊपर। चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना का जो ये अनपॉपुलैरिटी अब मुस्लिम वर्ल्ड में आरंभ हो गई है, तो आपको नहीं लगता है कि चाइना जो अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है या अपने आप को ऑलरेडी प्रोक्लेम करता है कि हम सुपर पावर मटेरियल हैं, वो एक फोर फ्रंट सिचुएशन में फंस गया है। एक फ्रंट उसका यूएस ताइवान के साथ है, एक उसने इंडिया के साथ खोल रखा है, एक उसका इंटरनल फ्रंट है जो उसने कोविड मिसमैनेज करके अपने लिए क्रिएट किया है, और एक अब इधर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खुल रहा है। आई आई एग्री विद यू कि मल्टीपल फ्रंट पे, और सिर्फ वो ताइवान वाला फ्रंट नहीं है, जापान वाला फ्रंट भी है और अमेरिका वाला फ्रंट भी है और
बहुत सारे फ्रंट्स उन्होंने खोल रखे हैं। देखिए, एक चीज संजय जी, हमारे को एक हकीकत है, उससे अपने आप को मैं कह अपनी नजरें उससे हटानी नहीं चाहिए। चाइना की जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, इट इज अ रियल थिंग। मतलब कि वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो कोई माया जाल नहीं है, वो एक रियलिटी है। उस रियलिटी को पहचानना चाहिए हमारे को। अब चाइना ने जो प्रोग्रेस की है, ना सिर्फ इकोनॉमिकली, लेकिन टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली, आई थिंक उसको भी हमारे को पहचानना चाहिए। उससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, उसको खौफ खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत है। क्योंकि अ, कई बारी आप ये हिमाकत ना करें, या एडवेंचरिज्म ना करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि आपको फिर पता होना चाहिए कि आपका एडवर्सरी कितने पानी में है और उसकी क्या औकात है। तो ये तो एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो अ, एक ना सिर्फ उभरती हुई पावर है, लेकिन अब दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो कुछ तो है ना वहां पर। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से अपना सिस्टम चलाया है उसमें यू आर राइट। एक जो आपने मल्टीपल फ्रंट्स की बात की है, जो वो सिर्फ कोविड वाला फ्रंट नहीं है, लेकिन उनकी डोमेस्टिक अनरेस्ट भी काफी है, तो वो भी फैक्टर है। अ, लेकिन उस सब के बावजूद इट इज नॉट जस्ट द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि जो बहुत पावरफुल कंट्री या बहुत जल्दी बहुत पावर आ जाए, हमारी अम्मा हरदम ये बोलती है हमारे को कि भाई देखो, आदमी की ना औकात तब पता लगती है जब उसके पास या तो पावर आ जाए या उसके पास पैसा आ जाए। तब आपको पता लगता है आदमी कितने पानी में है। चीन के पास पावर भी है और पैसा भी है, और जिस तरीके का उसका व्यवहार है, वो उससे आपको पता लग गया कि वो कितने बड़े टुच्चे हैं या नहीं है। क्लास का पता लग जाता है ना उसमें। जो क्लासी आदमी होता है, जब पावर और पैसा आता है तो उसको पता होता है कि कैसे हैंडल करना है। बार और जो बार तो एक हमारे अक्सर, फौजियों से मार खाते हैं बेचारे। नहीं नहीं, देखिए वो तो चलिए, वो तो दैट्स वन थिंग, बट क्लास की अगर आप बात करें तो आपको पता लग जाता है कि कितना लोग टुच्चा होगा। जैसे ही पैसा आएगा या जैसी पावर आएगी, तो वो टुच्चापन नहीं छोड़ेगा, वो इनफैक्ट टुच्चापन अगले लेवल पर लेकर के जाएगा। हम अपनी राजनीति में बहुत सारे इस तरीके के लोगों को देखते हैं। अ, तो चीन की बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी आगे चल करके। एक जो उनका सिस्टम है, वो बहुत सारी दुनिया के लिए स्वीकार्य नहीं है। एक उनका जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो बहुत सारी दुनिया के लिए स्वीकार्य नहीं है। अभी तक सडनली पीपल हैव बिकम अलाइव टू द फैक्ट कि यार, सबसे बड़े तो हमारा कर्जा देने वाला मुल्क चीन है, और वो कोई हमारे को रियायत नहीं देता। तो उससे लोगों ने कन्नी काटनी शुरू कर दी है। तो प्रॉब्लम्स है चीन के लिए आगे चल करके। और अगर उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो प्रोसेस है, अगर वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो बढ़ती रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, डेफिनेटली अभी तो लग रहा है कि होगी, लेकिन वो कितनी डीप प्रॉब्लम होगी, ये अभी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर वो होती है, तो फिर जो करंट रिजीम है उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या कम्युनिस्ट पार्टी का जो होल्ड है कश्मीर के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा? शायद नहीं। लेकिन क्या शी जिनपिंग का होल्ड उसी हिसाब से बरकरार रहेगा? शायद वो भी नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहां पर सर्कमस्टांसेस क्या पैदा होते हैं। बाकी मल्टीपल फ्रंट्स का जहां तक वो है, कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो इट डजंट मेक सेंस कि आप इतने ज्यादा फ्रंट्स जो आप खोल रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन शायद कहीं ना कहीं चीनियों की अपनी कोई कैलकुलेशन हो, क्योंकि वो फ्रंट पूरी तरीके से तो नहीं खोल रहे। अब भारत के साथ जो वो कर रहे हैं, अब कल को क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो हुआ है उसमें तो ये है कि हमारे ऊपर प्रेशर काफी पड़ा है सरहदों पर। जो सरहदें अभी तक काफी शांत थी, या वहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था, छोटी मोटी घटनाएं होती थी, अब वहां पर एक एक रेगुलर फीचर बन गया है इस तरीके की घटनाएं। टेंशन है, फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, फौजों की डिप्लॉयमेंट हो रखी है, मोबिलाइजेशन हो रखी है। अब तो
बट व्हाट उसका एक इम्प्लीकेशन भारत के लिए ये है कि इट कीप्स अस अनसेटल्ड अ लिटिल बिट। यही चीज आपकी ताइवान में उस एरिया में भी है, तो इट्स कीपिंग अ लॉट ऑफ पीपल अनसेटल्ड कि आगे चल के कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। लेकिन उसका एक असर चीन के ऊपर भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ना। एवरी एक्शन हैज एन रिएक्शन। अब वो इक्वल और ऑपोजिट होता है या नहीं होता, वो एक अलग बहस है। इतनी साइंस तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन एक्शन का रिएक्शन तो होता है। तो वो देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल पर बात रुकेगी। जी सुशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। और हम सोचते हैं कि लगातार इसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा ही फास्ट और डायनामिक चेंजिंग सिचुएशन है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जय यू हिंद, संजय जी, आपने वंदे बुलाया। मातरम। बहुत मेहरबानी।